नमस्कार दोस्तों, क्या आपने डीएमआईटी के बारे में सुना है? क्या आप डीएमआईटी के बारे में जानते हैं? अगर आप डीएमआईटी के बारे में नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और अगर आप डीएमआईटी के बारे में जानते हैं और आपने डीएमआईटी टेस्ट लिया नहीं है, तब भी आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि डीएमआईटी साइंस का एक ऐसा वरदान है जो आपके परिवार के हर सदस्य को ज़िंदगी की एक नई दिशा दे सकता है। इसीलिए मेरा ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैंने इस बात पर चर्चा की है कि डीएमआईटी क्या होता है, डीएमआईटी के पीछे का साइंस क्या है, डीएमआईटी कैसे किया जाता है, डीएमआईटी का पूरा प्रोसीजर क्या होता है और डीएमआईटी टेस्ट के फ़ायदे क्या हैं। और आखिरी में डीएमआईटी का जो रिपोर्ट बनता है वो करीब करीब 80 पेज का रिपोर्ट बनता है। उस रिपोर्ट को समझना कैसे है, पढ़ना कैसे है, क्योंकि काफ़ी लंबी रिपोर्ट होती है। अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं उसके हर एक पैरामीटर का मतलब, तो डीएमआईटी रिपोर्ट के ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा। आपको इसको एक काउंसलर के पास ही जाना पड़ेगा ताकि आपको समझाए। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है कि भारत में रहने वाला हर इंसान डीएमआईटी के बारे में पूरी तरह जाने, अपने आप डीएमआईटी कर सके, खुद का, परिवार के सदस्यों का, परिवार में बच्चों का, सबका डीएमआईटी खुद अपने आप कर सके और वो फ्री ऑफ कॉस्ट डीएमआईटी टेस्ट कर सके। और जितने भी चाहें उतने कर सकें, जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बारे में जानने के लिए तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, बिना स्किप करिए देखिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन यह वीडियो आपकी पूरी फैमिली के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। ख़ास तौर से बच्चों के लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने काम से खुश नहीं हैं या कुछ और करना चाहते हैं अलग हट के ज़िंदगी में, उन सब के लिए, बल्कि हर इंसान के लिए यह वीडियो फ़ायदेमंद होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। डीएमआईटी का फुल फॉर्म होता है डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन, ग्लाइफिक्स का मतलब होता है पैटर्न्स, प्रिंटिंग पैटर्न जो स्किन पे पैटर्न होते हैं। और यहाँ हमारा मेन कंसर्न जो है फिंगरप्रिंट पैटर्न से है। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर में कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, मतलब हमारी कुछ खासियत होती है, कुछ कमजोरी भी होती है। तो साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके ये पता लगाया कि इस तरह की टोटल 8 इंटेलिजेंसेस होती हैं, इसलिए उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा गया है। इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे बाद में। तो डीएमआईटी एक तरह का एनालिसिस जो होता है वो हमारी पूरी पर्सनालिटी के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस देता है। 200 सालों में कई साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया है और ये पाया है कि जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं वो यूनिक होते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था कि जिस बच्चे के हाथ में 10 फिंगर टिप में जो है 10 ऐसे सर्किल टाइप के फिंगरप्रिंट है, वो मतलब चक्रवर्ती सम्राट होगा। सदियों से चला आ रहा है, लोग फिंगरप्रिंट्स की अहमियत को समझते थे, आज भी समझते हैं, लेकिन उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। हर इंसान के फिंगरप्रिंट जो है उसके ब्रेन से जुड़े होते हैं। जो 10 उंगलियों के निशान हैं वो ब्रेन के 10 पार्ट से जुड़े होते हैं, जिनको हम लोग ब्रेन लोब्स कहते हैं। और हर ब्रेन पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। और टोटल अगर सब मिला लिया, सब तो पूरे ब्रेन का फंक्शन अगर मिला लिया जाए, तब जाकर के हमारा पर्सनालिटी डिसाइड होता है। तो डीएमआईटी प्रोसेस में सबसे पहले फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो स्कैनर से किया जाता है, दूसरा विदाउट स्कैनर भी किया जाता है। स्कैनर महंगा पड़ता है 6,000 रुपये का। तो मैंने बिना स्कैनर के आप कैसे फिंगरप्रिंट अपना स्कैन कर सकें, कैसे पूरा डीएमआईटी रिपोर्ट बना सकें, इस बारे में अलग से वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा। तो पहले फिंगरप्रिंट स्कैन किया जाता है, फिर फिंगरप्रिंट के पैटर्न को स्टडी किया जाता है कि किस टाइप का पैटर्न है। कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न्स होते हैं, सबके नाम अलग अलग होते हैं। तो जब फिंगरप्रिंट का स्कैनिंग करने के बाद में, उसकी एनालिसिस होने के बाद
उसके रीच काउंट किए जाते हैं। रीजेस मतलब जो नंबर ऑफ़ लाइन्स आप देखते हैं वो काउंट किए जाते हैं कितने हैं, वो भी सॉफ्टवेयर से काउंटिंग होती है। इसके बाद में जो आपका पाम होता है हथेली, उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं, खास पॉइंट। उसके बीच में एक हम एंगल मेजर करते हैं वी बना करके, उसको हम ATD एंगल बोलते हैं। फिर फाइनली ये सब डाटा जब हमारे पास तैयार हो जाता है, इसको हम DMRT रिपोर्ट जनरेशन के सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर आपको पूरा DMRT का रिपोर्ट बना के PDF के फॉर्मेट में जनरेट कर देता है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये DMRT का पूरा प्रोसेस होता है। तो आपके लिए जो DMRT का पूरा सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट पड़ती है करीब 10,000 रुपये। सिंगल टाइप का लेंगे तो 10,000 रुपये, और उसमें 4 तरह के आते हैं, एक मिनी DMRT, एक एंटरप्राइज DMRT, एक प्रीमियम DMRT, एक प्रीमियम प्लस DMRT। तो मिनी DMRT में 15 पेज की रिपोर्ट बनती है, बहुत बेसिक रिपोर्ट बनती है। एंटरप्राइज DMRT में 35 पेज की रिपोर्ट बनती है। प्रीमियम DMRT में 55 पेज की रिपोर्ट बनती है, और जो सबसे लास्ट है प्रीमियम प्लस, उसमें 80 पेज की रिपोर्ट बनती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ते जाते हैं, मतलब उसका एनालिसिस का डेप्थ बढ़ता जाता है, मतलब आपको ज़्यादा डिटेल में मिलेगा रिपोर्ट में। तो मैं नॉर्मली सभी को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीमियम प्लस रिपोर्ट ही जनरेट करिए, ताकि 80 पेज की रिपोर्ट बने और उसमें सारा डिटेल आ जाए, कंप्लीट डिटेल्स। ये होता है DMRT का प्रोसेस। रिपोर्ट DMRT होती है, काफ़ी इन डेप्थ होती है, हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, उसमें हम डिस्क प्रोफाइल बोलते हैं इसको, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में फेमस है डिस्क प्रोफाइल। आप गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। डिस्क प्रोफाइल में D का मतलब होता है डोमिनेंस। जो डोमिनेंट पर्सनालिटी जो होते हैं वो जनरली लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, वो आगे आके काम करने वाले होते हैं, और मतलब थोड़ा सा जैसे रूल्स की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, मतलब उनके लिए रिजल्ट ज़्यादा मायने रखता है, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कि बस काम होना है, काम कैसे होना है इस बात से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। और ऐसे लोग, इनकी बात अगर कोई नहीं माने, इनकी बात को कोई काटे, तो इनको गुस्सा आता है। ये बहुत ही रिस्क टेकिंग होते हैं, मतलब रिस्क लेके काम करते हैं, लेकिन गलती हो जाने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर में ले लेते हैं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं हर पर्सनालिटी के, डिटेल में हर चीज़ यहाँ पे बताना संभव नहीं है। इसके अलावा इन पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है, फिर कुछ एरिया से इम्प्रूवमेंट होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मतलब जिनको आप ये लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कुछ पैरामीटर्स को। दूसरे कुछ थ्रेट्स होते हैं, मतलब जो इनको करने से बचना चाहिए। जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी होता है वो टीम में रह के काम करना पसंद करते हैं। इनको अप्रिसिएशन बहुत पसंद रहता है, मतलब अगर आप इनकी तारीफ़ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। इनमें पोटेंशियल बहुत रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट में रहते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा कमज़ोर रहता है, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रहती है, ये रिस्क नहीं लेते हैं। इसके बाद में आता है स्टडी पर्सनालिटी। स्टडी पर्सनालिटी क्या होता है, ईजी गोइंग रहते हैं, वो लोग रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते, वो लोग पीपल ओरिएंटेड रहते हैं। मतलब ऐसे लोग अक्सर कहते हैं कि यार काम हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंसान को किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी को चोट नहीं लगना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वो इनके माइंडसेट में रहता है। ये बहुत अच्छे टीम प्लेयर रहते हैं। ये लोग रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत रहता है इनमें, मतलब कुछ भी चेंज होना तो उसका रेजिस्टेंस काफ़ी रहता है, चेंज पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा एक होता है कंप्लाइंट। कंप्लाइंट जो पर्सनालिटी होती है वो रूल्स को फॉलो करने वाले होते हैं। कोई अगर नियम तोड़े तो इनको पसंद नहीं आता है। इनका एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। ये प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, मतलब अगर आपने इनको कोई काम दे दिया तो प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लेंगे। इनके लिए प्रोसेस बहुत मायने रखता है कि हाँ ये काम करने का इस तरीका है तो ऐसे ही करना चाहिए, भले ही रिजल्ट कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है। आपने देखा होगा कई बार कि ट्रैफिक सिग्नल में सुबह सुबह टाइम रहता है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहता है रोड में, और रेड सिग्नल में एक बाइक वाला खड़ा हुआ है, कार वाला खड़ा हुआ है, रोड खाली है लेकिन वो क्रॉस नहीं कर रहा है रेड सिग्नल को। जब ग्रीन सिग्नल हो जाएगा तभी वो रोड क्रॉस करेगा। तो ये से लोग रूल्स फॉलो करने वाले होते हैं। तो ये 4 तरह की पर्सनैलिटी है। इसके बाद में जो हमारा जो रीच काउंटिंग होता है टोटल, मतलब एक फिंगर में 18 रीजेस हैं, एक फिंगर में 15 रीजेस हैं,
अलग अलग रीजन्स रहते हैं, तो इनका जो टोटल रीच काउंट रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो हमारा लर्निंग पोटेंशियल बताता है कि हमारे अंदर कितना लर्निंग पोटेंशियल है। उसके भी अलग अलग स्केल हैं, वेरी लो से लेकर के वेरी हाई तक के अलग अलग, जितने नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ते जाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ता जाता है। इसके बाद होता है हमारा VAK स्टाइल हम बोलते हैं इसको, जो हमारा सीखने का मेथड होता है। V मतलब विजुअल, A मतलब ऑडिटरी और K मतलब कैनेस्थेटिक। विजुअल जो लर्नर होते हैं वो लोग देख करके बहुत जल्दी सीखते हैं। जो ऑडिटरी लर्नर होते हैं वो सुन करके बहुत जल्दी सीखते हैं। और जो कैनेस्थेटिक लर्नर होते हैं वो बॉडी मूवमेंट होता रहेगा उनका, या घूमते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, या कुछ काम करते रहेंगे, तब ज़्यादा सीखते हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट से एक चीज़ और मालूम पड़ती है कि हमारा क्वेश्चंस कितने, 4 क्वेश्चंस जो होते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, क्रिएटिविटी क्वेश्चन और एडवर्सिटी क्वेश्चन। जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है IQ, ये बताता है कि हमारी एनालिटिकल एबिलिटी कैसी है। क्रिएटिविटी क्वेश्चन ये बताता है कि हमारे अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। एडवर्सिटी क्वेश्चन ये बताता है कि हमारे अंदर चुनौतियों का सामना करने का साहस कितना है। इमोशनल क्वेश्चन हमको ये बताता है कि जब हम ज़रूरत पड़ने पर फैसले करते हैं वो हम दिल से करते हैं, दिमाग से करते हैं, या फिर हम अपने इमोशनल पे कितना काबू रख पाते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। इसके अलावा जो 8 तरह के इनबोर्न इंटेलिजेंस होते हैं, इनबोर्न स्ट्रेंथ होते हैं, उसके बारे में मालूम पड़ता है। जैसे पहला हो गया इंटरपर्सनल स्किल, मतलब आप किसी से मिलते हैं तो कितने जल्दी रेपो बिल्डिंग कर लेते हैं, कितने जल्दी आप किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं लोगों से, लोगों को कन्विंस कर लेते हैं। वो एबिलिटी मालूम पड़ती है इंटरपर्सनल स्किल में। दूसरा होता है इंट्रापर्सनल स्किल। इंट्रापर्सनल स्किल मतलब सेल्फ अवेयरनेस, कि हमको खुद अपने बारे में कितना मालूम है, कितना कॉन्फिडेंस है हमारे अपने ऊपर में। तीसरा होता है लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के ऊपर में। कई लोग देखेंगे बहुत अच्छे राइटर रहते हैं, कई लोग अच्छे बहुत बोलने वाले रहते हैं, कई लोग जल्दी लैंग्वेज सीख लेते हैं। कुछ राइटर होते हैं, ब्लॉगिंग लिखने वाले होते हैं, ऐसे लोगों का लिंग्विस्टिक स्किल अच्छा होता है। फिर होता है म्यूजिकल या रिदमिक। जिन लोगों का म्यूजिकल स्किल जो है हाई रहता है वो डेफिनेटली उनका म्यूज़िक के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं म्यूज़िक को। एक होता है विजुअल स्किल। विजुअल मतलब आपका विजुअलाइजेशन एबिलिटी कैसा है। जैसे अगर मैं आपको कुछ आइटम डिस्क्राइब करूं तो आप उसको कितना विजुअलाइज कर पाते हैं, ये विजुअल स्किल हमें बताता है। विजुअल स्किल का एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है क्रिएटिविटी में। जब हम विजुअलाइज करते हैं, कुछ अलग चीज़ें विजुअलाइज करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक डिज़ाइन हम क्रिएट करते हैं, उसको फिर हम एक्चुअल ग्राउंड पे लेकर के आते हैं। तो आप बहुत सारे देखेंगे जो डिज़ाइन होते हैं, गाड़ियों का डिज़ाइन होते हैं, प्रोडक्ट्स के डिज़ाइन होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पीछे विजुअल स्किल का हाथ रहता है। फिर आता है मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल मतलब हमारी उंगलियों का मूवमेंट कैसा है। अगर हमारा फाइन मोटर स्किल अच्छा है तो हमारी उंगलियों का स्किल अच्छा रहेगा। जैसे हमें कुछ टाइपिंग करना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना है, इस टाइप का स्किल हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब हमारा फुल बॉडी मूवमेंट को हम कितना पसंद करते हैं। अगर आपका ग्रॉस मोटर स्किल कम है तो स्पोर्ट्समैनशिप कभी नहीं बन सकते, मतलब क्योंकि स्पोर्ट्स में तो ज़्यादातर फिजिकल मूवमेंट का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसके लिए ग्रॉस मोटरिंग स्किल हाई होना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है नेचर की स्किल। फिर तो एक नेचुरलिस्टिक बोलते हैं जिसको हम लोग, नेचर के प्रति बहुत लगाव रहता है। ऐसे लोगों को मतलब पिकनिक जाना, जंगल में घूमना, पार्क में घूमना, जू में घूमना, पेड़ पौधे घर में लगाना, गार्डनिंग करना, ऐसे बहुत पसंद रहते हैं। तो नेचर के प्रति इनका लगाव रहता है। तो इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंस ये है कि क्योंकि हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है, मान लीजिए मेरा कोर स्ट्रेंथ अगर मेरा लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा हाई पकड़ है और मैं इंजीनियरिंग बन जाऊं, मतलब अगर मैं सेलेक्ट कर जाऊँ इंजीनियर, तो हो सकता है मैं फेल होने के चांसेस बहुत रहे हैं। वही अगर मैं कैरियर सेलेक्ट करता हूँ, कोई राइटर, कोई ऑथर, कोई ब्लॉगर, कोई ट्रांसलेटर, कोई स्पीच राइटर है, ऐसे कुछ टाइप की जॉब जो लैंग्वेज से रिलेटेड है अगर मैं करता हूँ तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसी का अगर म्यूज़िकल स्किल बहुत हाई है तो म्यूज़िक रिलेटेड फील्ड में जाएगा तो ही सक्सेस हो पाएगा। तो ये टोटल 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है जिनका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन इस रिपोर्ट में होता है। इसके बाद हम आते हैं हमारा जो
मेन जो ऑब्जेक्ट रहता है इस रिपोर्ट करने का वो है कैरियर सिलेक्शन, हमको किस फील्ड में जाना चाहिए है। आज हजारों नहीं करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो बिना किसी काउंसलिंग के, बिना किसी सिलेक्शन के रैंडमली कैरियर सिलेक्ट करते हैं। तो जनरली जब आप रैंडम कैरियर सिलेक्ट करते हैं तो उसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो DMIT रिपोर्ट बहुत एक्यूरेटली, बहुत एनालिसिस करता है कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। और एक नहीं, ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में जाने का स्कोप रहता है, उसमें कई फील्ड आपकी पर्सनालिटी के बेसिस में कई फील्ड में रिकमेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन कम है और आपका फाइन मोटरिंग स्किल कम है, मतलब फिंगर्स का स्किल कम है, तो आप सर्जन कभी नहीं बन सकते। आपका अगर एडवर्सिटी क्वेश्चन कम है तो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पायलट या फोर्स जैसी जगह पे आप काम नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन होता है वो कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट का, मतलब आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप किस पर्सनालिटी के साथ में कितना अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, कैसा सूट कर पाते हैं, मतलब वो आपको सूट करता है नहीं करता है, वो कॉम्पेटिबिलिटी रिकमेंडेशन इसमें रहता है। एक तरह से समझा जाए तो ये पूरा का पूरा आपकी पर्सनालिटी का मैनुअल है। 100% इन डेप्थ रिपोर्ट आपको DMIT में मिलती है और DMIT रिपोर्ट 99.99% एक्यूरेट होती है। और अगर वेरिएशन आए तो करने वाले की गलती होती है, क्योंकि आजकल DMIT में बहुत सारे लोग, नए नए लोग आ गए हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग भी DMIT करने लगे हैं, तो उनसे गलतियों की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उनका पर्पस केवल पैसे कमाना रहता है। मेरा पर्पस है ऑल ओवर इंडिया में मैं हर घर में, हर माता पिता को, हर इंसान को DMIT एक्सपर्ट बना दूँ, वो खुद से DMIT कर सके। DMIT के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा DMIT का ये होता है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब हमको खुद अपने बारे में जब 100% चीज़ें मालूम पड़ जाती है, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, तो हमारा सेल्फ अवेयरनेस बहुत बढ़ जाता है, जिससे हमारा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। इससे हमें ज़िंदगी में कई बार महत्वपूर्ण मौक़ों पर महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए काफ़ी हेल्प मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होता है कैरियर सिलेक्शन के लिए। अगर आप रैंडम कैरियर सिलेक्शन करते हैं तो उसमें सफल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और स्टूडेंट स्ट्रेस में ज़्यादा जाने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। अगर DMIT के बेसिस में कैरियर सिलेक्शन किया जाता है तो DMIT के रिकमेंडेशन 100% ऑथेंटिक, 100% एक्यूरेट रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी का फुल बॉडी स्किल ज़्यादा अच्छा है और उसे म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता है, तो ऐसे लोगों के डांसिंग में सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती हैं। और अगर इसके साथ में क्रिएटिविटी अच्छी है तो कोरियोग्राफर बनने की संभावना काफ़ी अच्छी रहती हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स को जिसके अंदर डॉक्टर बनने की या इंजीनियर बनने की काबिलियत ही नहीं है, उसके वो जो क्वालिटी ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को इंजीनियर डॉक्टर बना के क्या फ़ायदा है। तो कैरियर में सफल होने के लिए कैरियर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और कैरियर काउंसलिंग के लिए DMIT से अच्छा टूल कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा, जब आपको मालूम रहता है कि क्या कैरियर सिलेक्शन लेना है, तो हमको ये मालूम रहता है कि किस लाइन पे हमको जाना है, तो एक पीस ऑफ माइंड बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में एक पीस ऑफ माइंड रहता है, क्लैरिटी रहती है कि हाँ हमको इस फील्ड में जाना है, तो हमको इसके लिए ऐसी तैयारी करनी है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने के गुण ही नहीं है, मतलब वो क्वालिटी ही नहीं है। अब आप उसको पीछे वो बायोलॉजी पढ़ाओ, उसको नीट की कोचिंग कराओ, नीट के लिए वो घंटों बैठ के पढ़े, नीट के एग्ज़ाम दे, फेल हो जाए तो फिर तनाव में आए। ये सब करने से क्या होता है कि आपके पैसे तो बर्बाद हो ही रहे हैं, लाखों रुपए आप वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के पीछे में, टाइम बहुत सारा वेस्ट करते हैं। लाखों रुपए बर्बाद करके, टाइम वेस्ट करके आपको क्या मिलता है? तनाव, डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उससे अच्छा है जब आपको मालूम हो कि हमको इस फील्ड में सक्सेस होना ही नहीं है, तो उसके पीछे खर्च करने का क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। तो आप अपने पैसे को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाते हैं स्टूडेंट्स की भलाई के लिए। अगर उसके डांसिंग में बहुत स्ट्रेंथ है तो उसको आप अच्छा कोरियोग्राफी की आप कोचिंग करा सकते हैं या डांसिंग स्कूल में ज्वाइन करा सकते हैं। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छा है, तो फाइन आर्ट्स में, डिज़ाइनिंग में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ऐसे फील्ड में भेजा जा सकता है। और आजकल हर फील्ड में स्कोप काफ़ी है। बड़ा फ़ायदा है कि पीस ऑफ माइंड और स्ट्रेस, तनाव से मुक्ति, हमारे पैसे की बचत, हमारे समय की बचत,
और जो माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिश्ते ख़राब होते हैं, कई बार इसके पीछे तनाव आ जाता है। बच्चा बोलता है मैं मेडिकल नहीं करूँगा, लेकिन माता पिता बोलते नहीं तुझे डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। बच्चा बोलता है मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, लेकिन माता पिता बोलते हैं कि नहीं तुझे इंजीनियरिंग करना ही पड़ेगा। तो ये सब इंसिडेंट से बचा जा सकता है। एक सबसे बड़ा फ़ायदा DMRT का होता है कपल्स के लिए। कपल्स एक दूसरे की अगर DMRT रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो उनकी आपस के बीच के अंडरस्टैंडिंग, आपस के बीच के रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की पर्सनैलिटी को जब बेहतर तरीके से समझते हैं तो डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। अब हमको मालूम है कि इनका नेचर ही ऐसा है, तो हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है भाई इनका तो नेचर ही ऐसा है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो जो तनाव दूसरे के बीच में पैदा होता है, जो डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी, डिफरेंस ऑफ चॉइसेस, इसकी वजह से जो तनाव पैदा होता है उससे बचा जा सकता है और एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है जो कि तनाव रहित हो। हमेशा लोग खुश रह सकते हैं। फिर DMRT रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप डिप्रेशन कंडीशन झेल रहे हैं, ऐसे में अगर आपको मालूम है कि कौन सी एक्टिविटी करने से आपको अच्छा लगता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने से डिप्रेशन जैसी समस्याओं से, तनाव जैसी समस्या से मुक्ति पाया जा सकता है। आपको सपोर्ट देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जिस समय भी आप मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मेरी और ही डेवलप करिए, इम्प्रूव करिए और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दीजिए, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद, सीखना बंद तो उन्नति बंद। सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हर परिवार के हर सदस्य को अपना DMRT एनालिसिस करना चाहिए। धन्यवाद।